आज की हमारी कहानी है जापान के एक ऐसे सुपर पावर की कहानी जो आज अपने ही फैसलों की वजह से अपनी ही मौत को आवाज दे रहा है। आज जानेंगे जापान का फ्यूचर क्या है, क्या ये देश कोलैप्स हो जाएगा और क्या जापान के सारे मसलों का हल सिर्फ एक मुल्क पाकिस्तान है। एक ऐसा मुल्क जो अपने इकोनॉमी चलाने के लिए आपको गिड़गिड़ा कर अपने मुल्क में बुला रहा है। एक ऐसा मुल्क जो आपको अपने मुल्क में लाने के लिए रिश्ते तक दे रहा है। एक ऐसा मुल्क जिसको कोई नहीं जानता था और आज हर कोई उसकी तकलीफ से वाकिफ है। एक ऐसा मुल्क जहाँ पर शांति है लेकिन लोग जिंदगी से थक हार कर सुसाइड कर रहे हैं। एक ऐसा मुल्क जहाँ पर बुलेट ट्रेन दौड़ती है लेकिन वहाँ बच्चे पैदा नहीं हो रहे। एक ऐसा मुल्क जहाँ पर कोई भी अपना करोड़ों का कारोबार अपने अडॉप्टेड सन को दे देता है। आज की हमारी कहानी है जापान के एक ऐसे सुपर पावर की कहानी जो आज अपने ही फैसलों की वजह से अपनी ही मौत को आवाज दे रहा है। आज जानेंगे जापान का फ्यूचर क्या है, क्या ये देश कोलैप्स हो जाएगा और क्या जापान के सारे मसलों का हल सिर्फ एक मुल्क पाकिस्तान है। हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। आज की इस वीडियो में हम जापान के ऐसे गहरे राज खोलने वाले हैं जो आपको शॉक में डाल देंगे। असल में कहानी क्या है, आइए समझ। जापान की कहानी शुरू होती ना 1603 से। 1603 से 1800 तक जापान में फ्यूडलिज्म था। ये वो टाइप था जब जापान में छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी और इन्हीं रियासतों में से जापान की अपनी एक पैदावार समुराई का राज भी था। जापान की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी और इन्हीं छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर एक बड़ी शोगनाट यानी कि रियासत बनी। इस रियासत में दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। एक जापान एग्रीकल्चर मुल्क था और दूसरा जापान की मिलिट्री पावर थी। लेकिन फिर टाइम आया 1868 का। ऐसी तब्दीली है जिसने पूरे जापान को हिलाता रख दिया। जापान अपने बादशाह बदले और फिर मुस्तहितो यानी कि मेजी एम्पायर ने राज संभाला। मेजी एम्पायर ने एक ऐसा मिशन किया कि जापान को दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल सुपर पावर बनाना है। और बस फिर क्या होगा था कि जापान ने लाइटनिंग स्पीड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को अपडेट किया। 1868 में शुरू होने वाला ये मुस्तहितो का मिशन आज भी चल रहा है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ऐसा नशा चढ़ा जापान को कि इसने हर मुल्क से राब्ते किए और 1904 तक जापान इतना ज्यादा ताकतवर हो गया था इसने रशिया जैसी बड़ी ताकत को भी वार में धूल चटा दी। जापान को इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए करना तो उसने भी ब्रिटिश एम्पायर वाला हरबा चलाया और 1904 से 1905 तक रशिया के साथ जंग लड़ी। जापान की मिलिट्री पावर एक इतनी तेज और पावरफुल थी कि उसने रशिया को वार में हरा दिया। और फिर 1910 आते आते जापान ने कोरिया पर कब्जा कर लिया। चाइना के मुख्तलिफ रियासतों पर हमला किया। आयरन, रबर, जो कुछ जापान लूट सकता था उसने लूटना शुरू कर दिया। और फिर जापान दुनिया की टॉप 5 पावर में शामिल हो गए। यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी और जापान एक एग्रीकल्चर कंट्री से ग्लोबल पावर बने। यह था जापान का पहला चमत्कार। लेकिन जापान यहाँ पर भी नहीं रुका। 1937 में रिसोर्सेज के लिए जापान ने चाइना पर हमला कर दिया। दुनिया जापान की आर्मी की शिद्दत से डर गई। दुनिया को प्रॉब्लम हुई। जापान का 80% ऑयल जो कि अमेरिका से आता था वो अमेरिका ने बंद कर दिया। अब जापान के पास सिर्फ 18 मिलियन का फ्यूल बचा था। जापान जख्मी था और जख्मी शेर की तरह जापान ने दिसंबर 1941 में अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया। और फिर इसके बाद जो वो दुनिया की सबसे बड़ी तारीख का सबसे ड्रामा चैप्टर बना। 1945 में नागासाकी और हिरोशिमा पर बॉम्ब गिराए गए। जापान तो बहुत बर्बाद हो गया। जापान के लोग भूख से मरने लगे। तब कहीं जाकर जापान ने हार मानी और आर्टिकल 9 के तहत अपनी आर्मी खत्म कर दी। अब इस वक्त जापान पे सिर्फ एक ही नारा था कि इकोनॉमी को बेहतर करना है और इकोनॉमी की लड़ाई लड़नी है। अमेरिका ने जापान को $3 बिलियन दिए दोबारा से अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। और फिर 1950 में कोरिया रशिया वार ने जापान को फिर से एक गोल्डन मौका दिया। अमेरिका को बेस चाहिए थी सप्लाई करने के लिए और वो बेस जापान ने प्रोवाइड की, जिसके बदले अमेरिका ने जापान को $3 बिलियन और दिए। पैसा आया, फैक्ट्रीज लगी और फिर जापान ने दुनिया को अपना इकोनॉमिक मिरेकल दिखाया। 1965 के ओलंपिक में जापान ने दुनिया को बुलेट ट्रेन दिखाई। 70s 80s आते आते जापान दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका था। यह था जापान का दूसरा चमत्कार, $100 करोड़ की इकोनॉमी बनने का सर। लेकिन फिर बबल फट गया। 90s का लॉस्ट डिकेड है जिसके बाद बड़ी प्रॉब्लम आई। जापानीज लोगों ने सोचा कि जिंदगी इतनी सक्सेसफुल क्यों है, बच्चे पैदा करना इतना महंगा क्यों है, हम अपनी लो मेंटेनेंस लेकिन पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं। इसके रिजल्ट में क्या हुआ, जापान की पॉपुलेशन 2008 में पीक करने के बाद अचानक से गिरना शुरू हो गई। आज सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब है कि जापान में अडल्ट को अडॉप्ट किया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। मित्सुबिशी और सुजुकी जैसी बड़ी कंपनीज ओनर्स भी अपने काम को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए 20-30 साल के यंग टैलेंटेड लोगों को अपना बेटा बना रहे हैं, उनको अडॉप्ट कर रहे हैं और अपनी बेटियों की शादियां उनसे करवा रहे हैं ताकि बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सके। ये है जापान की अडल्ट अडॉप्शन की एक अजीब सिस्टम। जापान में यंग पॉपुलेशन इतनी ज्यादा कम है कि जापान को मजबूरन फॉरेन वर्कर बुलाने पड़ रही है। लेकिन क्या जापान की क्लोज सोसाइटी इन इमिग्रेंट्स को एक्सेप्ट कर पाएगी?
जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की कि किस तरह पूरी दुनिया में इमिग्रेशन अब बंद हो रही है। जापान में भी जापान पल्स जैसे ग्रुप इसके खिलाफ हैं और इलोन मस्क जैसे लोग तो कल्चर प्रिजर्व करने की बात करते हैं। ये है जापान की कड़वी सच्चाई। जरा सोचो कि आने वाला टाइम कैसा होगा। क्या ऐसा होगा कि एक दिन जापानीज पाकिस्तान में रिश्ते ढूंढ रहे होंगे और पाकिस्तानी यूथ जापान में जाकर नए रिश्ते बना रहे होंगे। ये एक ऐसा फ्यूचर होगा जो कि देखने लायक होगा। जापान की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? एक ऐसा देश जो उठा गिरा नए पॉलिसी से जंग की, लेकिन जापान की ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। आप लोगों के लिए मेरे एक सवाल है कि आप लोगों को क्या लगता है कि जापान अपनी इस पॉपुलेशन क्राइसिस को कंट्रोल कर पाएगा या नहीं? कमेंट में बताओ।